हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स HCS प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे हैं। आज आपका डे नंबर 16 है और आज हम शुरू करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। इससे पहले हमने 4 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं जो कि है आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड इकोनॉमी। तो ये चारों के 4 सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो गए हैं जिसमें हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। देखते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी वो न्यूज़ में थी, उनके बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप पर जा सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप सारी की सारी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं HCS की, तो यहाँ पे हमने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया हुआ है। आप एक बार जाकर देख सकते हैं उसको। इसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ से। जो आपकी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर जो लोग 18 साल से 70 साल की उम्र के हैं वो यहाँ पे 12 रुपये का जो प्रीमियम है पर साल के हिसाब से, मतलब एक साल के हिसाब से 12 रुपये भरते हैं। और इनको जैसे ही इनका एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंट में दोनों की दोनों आंखें चली जाएं या हाथ चले जाएं या जो फीट है वो चले जाएं, तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 लाख तक का जो एक्सीडेंट कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज है, वो प्रोवाइड किया जाता है। इन द सेम वे अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो यहाँ पे 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने इस स्कीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने कृषि उड़ान 2.0 को लॉन्च करने की और इसको एक्सटेंड करने की बात करी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उड़ान स्कीम के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च करी थी। उड़ान की यहाँ पे फुल फॉर्म ये है, उड़े देश का आम नागरिक। दैट मीन्स यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो चाहती थी कि जो भी एविएशन सेक्टर है वो हर एक लोगों तक एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि अफोर्डेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आम नागरिक भी है वो फ्लाइट्स के द्वारा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इस उड़ान स्कीम के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज की जो स्कीम है, जैसे कि कृषि उड़ान स्कीम 1.0 को लॉन्च किया गया। अब जो कृषि उड़ान स्कीम 1.0 थी वो 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी और वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रही थी हमारे फार्मर्स को। दैट मीन्स यहाँ पे जो फार्मर्स हैं अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने फार्म प्रोडक्ट्स को भेजना है तो यहाँ पे वो फ्लाइट्स का यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे जो कृषि उड़ान 2.0 है उसको एक्सटेंड किया गया है। एक तरह से 1 की ही ये आगे एक्सटेंडेड स्कीम है। 2.0 के अंदर भी जो फार्मर्स हैं अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को भेजना है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का मतलब यही होता है कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और स्पेसिफिकली ये जो कृषि उड़ान 2.0 है वो टारगेट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स को। दैट मीन्स अगर वहां पे कोई प्रोडक्ट पहुंचाना हो तो कृषि उड़ान स्कीम के अंदर इसको पहुंचाया जा सकता है। अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या, ऐसे एयरपोर्ट्स जो बिल्कुल भी यूज नहीं होते थे, जो रूरल एरियाज के अंदर थे, उन एयरपोर्ट्स को इस स्कीम के लिए यूज किया जाएगा ताकि फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर पहुंचाई जा सके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल जो है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है केरला वाले रीजन के अंदर। अब ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि 3D बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे जब इस आप पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे हर एक चीज आपको 3D वे में दिखेगी। 3D का मतलब आई होप आप समझते ही होंगे कि उसकी 3 एक्सिस होती हैं। कोई भी चीज एक प्लेन में दिखती है, 2D में दिखती है और 3D में दिखती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और ये पोर्टल इन चीज़ों पे ध्यान देगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्पाइस का एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कैसे इन्हांस किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो बाहर के जो बिजनेसमैन वगैरह है उनको इस पोर्टल से लिंक किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री से जो स्पाइस एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो एक तरह से स्पाइस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योग्यता ऐप के बारे में जो कि हमारी कंट्री का जो रूरल यूथ है उसको स्किल करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है।
इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, आपने ये याद रखना है, दैट इज कॉमन सर्विसेज सेंटर ने इसको लॉन्च किया है। इस ऐप के अंदर जो भी रूरल यूथ है उनको अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, स्किलिंग चाहिए, तो वहाँ इस ऐप से जाकर ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे ये जो सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। उन्होंने इस सेंटर को लॉन्च किया हुआ है और ज़्यादातर इस कॉमन सर्विस सेंटर को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डिजिटल सर्विसेज को हर एक इंसान तक, हमारी कंट्री के अंदर हर एक सिटीजन तक इन डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में, जो कि रिसेंटली 7 जनवरी को लॉन्च किए गए थे। इस नेशनल वाटर अवार्ड्स में सबसे पहला जो रैंक है वो उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किया है, जो कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी में आता है। इन द सेम वे नेक्स्ट जो रैंक है वो राजस्थान और तमिलनाडु ने स्कोर किया है। यहाँ पे तो अलग अलग कैटेगरीज अनाउंस की जाती है, स्टेट्स की कैटेगरीज होगी, यूटीज की कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में बात करूँ तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि हर एक स्टेट और यूटी में ये देखा जा सके कि कौन ऐसी स्टेट है जो कि वाटर मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ना, अलग अलग हार्वेस्टिंग के, रेन हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उनको कौन कौन सी स्टेट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, वाटर कलेक्ट करने के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर रिसोर्स को एक तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसमें कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कौन कौन से जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्टअप्स की कैटेगरी में भी अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है ये अवार्ड, आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस अवार्ड को देते हैं। उसके अंडर भी एक वाटर रिसोर्स का अलग से डिपार्टमेंट है, तो वो इस अवार्ड को अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में, जिन्होंने अभी सार प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सबसे पहली बार तो सार का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, क्या है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए कैसे हम रिसर्च का यूज कर सकते हैं और कैसे हम एकेडेमिक्स को यूज कर सकते हैं। तो इस सार प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस सार प्रोग्राम को एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आए हैं। तो इस सार प्रोग्राम के अंदर होगा क्या, एक सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए कैसे उसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि कैसे एक सिटी को स्मार्ट बनाया जाना चाहिए, और ये जो एक तरह से अलग अलग मेथड्स हैं वो हर एक इंस्टीट्यूट्स में भी आगे से आगे पढ़ाए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। इवन यहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हो गया, ये इन्वॉल्व है। इसके साथ एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमारी कंट्री के ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस प्रोग्राम में हेल्प कर रही हैं ताकि सिटीज को एक तरह से स्मार्ट बनाया जा सके। अगर मैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो ये 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस स्कीम को लॉन्च किया था ताकि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ को बनाया जा सके। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब यहाँ पे यही है कि उस सिटी के अंदर हर एक चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलप्ड होना चाहिए, देन इज वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट होनी चाहिए, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स सेंटर के साथ साथ मिलकर यहाँ पे स्टेट भी उनको हेल्प करते हैं फंड्स वगैरह एलोकेशन के अंदर भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 3.0 के बारे में। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए नीट 3.0 को एक तरह से लॉन्च किया गया है। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि ज़्यादातर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। अब नीट 3.0 में होगा क्या, ये हमारी कंट्री के अंदर जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाना चाहिए, उसके बेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो मॉडल है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि एजुकेशन के अंदर कैसे टेक्नोलॉजी को लाया जा सके और लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा सके ताकि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये ज़्यादातर इकोनॉमिकली और सोशल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करने के लिए भी है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी एक तरह से वो सीख सके, अपने आप को स्किल कर सके, तो इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको अभी आगे 5 सालों के लिए एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे कुछ जो फंड है उसको एलोकेट किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज है, दैट इज 15 साल से लेके 29 साल के जो यूथ हैं
तो यहाँ पे 15 साल से लेके जो 29 साल का यूथ है उनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाने के लिए इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो सारा का सारा फंड का खर्चा है वो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वही उठा रही है। ठीक है, आपने इस स्कीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। तो ये जो किसान संपदा योजना है, पहले 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे इसको सिर्फ संपदा बोलते थे। संपदा का मतलब क्या है यहाँ पे? स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स आगे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। तो एक तरह से फूड इंडस्ट्रीज़ को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इन्हांस करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सके, तो उस चीज़ के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो यहाँ पे पता ही चल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे सारा का सारा जो स्कीम का खर्चा है एक तरह से सरकार उठा रही है, सेंट्रल सरकार उठा रही है, स्टेट्स का यहाँ पे कोई शेयर नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्माइल स्कीम के बारे में, जो कि फिर से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। स्माइल की यहाँ पे एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है जिसका नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब हमारी कंट्री के अंदर जितने भी बेगर्स हैं और जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इस स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हो गए, जो ऐसे बच्चे हो गए जो बेगिंग वगैरह करते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, उनके लिए अलग से यहाँ पे इस स्कीम को एक तरह से उनको टारगेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि उनकी भी लाइवलीहुड को सुधारा जा सके और उनकी जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, जैसे उनको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है ट्रांसजेंडर्स वगैरह को, तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीड स्कीम के बारे में। सबसे पहली बात तो सीड स्कीम है क्या? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। दैट मीन्स यहाँ पे जो डीएनटी जो कम्युनिटी है एक तरह से, जिनको हम बोल देते हैं डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं, इनको टारगेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है स्कीम को? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब जो डीएनटीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज होती हैं जिसमें जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे डांसर्स हो गया, एक्रोबैट्स हो गया, स्नेक चार्मर्स हो गया, जगलर्स हो गया, है ना। तो ये सारी की सारे जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये इस स्कीम में करेंगे क्या? अब इन लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए, एजुकेशन को सुधारने के लिए यहाँ पे इनको अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर इनको इंक्लूड किया जाएगा। देन इज उनके एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए उनको फ्री ऑफ कोचिंग वगैरह और एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उनकी जो लाइवलीहुड है एक तरह से उसको इन्हांस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट इन डीएनटी कम्युनिटीज को दिया जाएगा। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है इन तक पहुंचाया जाएगा। दैट मीन्स ये जो सीड स्कीम है वो बाकी की स्कीम्स का भी बेनिफिट यहाँ पर उठा रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। आपने याद रखना है डीएनटीज के लिए एक पर्टिकुलर वेलफेयर बोर्ड भी है जो बनाया गया है, जो कि 2019 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एक स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि एक पर्टिकुलर स्कीम थी फार्मर्स की क्रॉप को इंश्योर करने के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारे फार्मर्स की जो क्रॉप होती है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और वो बहुत जल्दी मानसून के हिसाब से वो कई बार खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा यील्ड जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंदर जो फार्मर्स है उनकी क्रॉप के रिलेटेड वो यहाँ पे प्रीमियम फिल करते थे और एक तरह से अगर क्रॉप खराब हो जाए तो उसके बाद उनको इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाता था। जैसे कि यहाँ पे क्या इंश्योर्ड अमाउंट मिलता था, क्या उनको प्रीमियम भरना पड़ता था, ये आपने याद रखना है। 3% आपको याद होनी चाहिए। दैट इज अगर कोई जो फार्मर है वो खरीफ क्रॉप उगा रहे हैं तो उन्होंने अपने क्रॉप का 2% जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर भरना होता था। अगर क्रॉप खराब हो जाए तो उनकी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो सारी इंश्योर हो जाती थी। इन द सेम वे 1.5% की जो लिमिट है, प्रीमियम की जो लिमिट है वो भरनी पड़ती थी उनको राबी क्रॉप्स के लिए, जो कि ज़्यादातर विंटर में एक तरह से लगाई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के मंथ में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल के मंथ में इसको हार्वेस्ट किया जाता है।
जाता है। इन द सेम वे जो 5% प्रीमियम है वो हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए ये जो प्रीमियम है वो फार्मर्स भरते थे, और अगर इनकी क्रॉप खराब हो जाए तो उनकी पूरी की पूरी जो क्रॉप है यहाँ पर इंश्योर हो जाती थी इस स्कीम के अंडर। अब लेकिन ये जो स्कीम है वो हर एक फार्मर तक नहीं पहुंच पाई है, तो यहाँ पे एक अलग से ही इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। दैट मीन्स ये हर एक घर तक जाएंगे, फार्मर को अवेयर करेंगे कि आपकी ये सारी स्कीम्स है, आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट उठाइए। तो दैट मीन्स जो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो रिलेटेड बेनिफिट्स है वो हर एक फार्मर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आपने याद रखना है। बाकी ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इन दोनों जो स्कीम है, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी और दूसरी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ होगी, दोनों की दोनों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूसा स्कीम के बारे में। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो हमारी कंट्री में रिसर्च को इन्हांस करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिसर्च करें और यहाँ पे नई नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आएँ, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रूसा स्कीम। रूसा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। दैट मीन्स यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर कॉलेजेस वगैरह आ जाते हैं, IITs होगी है ना, ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हो गए, इनके अंदर एक पर्टिकुलर लैब को खोला जाता है जो कि रूसा लैब के नाम से जानी जाती है। अब वो रूसा लैब जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यहाँ पे फंड आता है और उस फंड को रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एक तरह से उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये भी लैक्यूना है कि हमारी कंट्री में जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उस चीज़ को इन्हांस करने के लिए रूसा स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है वो कोविड-19 पेंडेमिक जो चला था उस टाइम पे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गवा दिया कोविड-19 की वजह से, तो उन पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अब इस स्कीम के अंदर ये बोला गया था कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को गवा दिया है, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको मंथली स्टाइपन यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स मंथ के हिसाब से यहाँ पे कुछ पे मिलती है। उसके बाद जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो 10 लाख जो है उन्होंने जो भी बिजनेस वगैरह अगर सेटअप करना है तो उस पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकें। फिर उनको बोला गया कि अगर उन्होंने हायर एजुकेशन करनी है, आगे पढ़ना है अगर उन्होंने, तो यहाँ पे उनको इजी एक्सेसिबल जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा PM केयर्स फंड से। ठीक है, तो आपने इस PM केयर स्कीम के बारे में याद रखना है। अभी रिसेंटली भी आज भी ये न्यूज़पेपर में आया है और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर इन बच्चों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी चाहिए तो उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो है उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर बेसिकली 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके चेकअप वगैरह करवाते हो तो वो जो सारा का सारा खर्चा है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो उठाएगा। तो यहाँ पे जो सारा खर्चा है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो उठाएंगे। तो आपने इस स्कीम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उजाला स्कीम के बारे में। तो उजाला के जो जब लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर, अब इसके 7 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। सबसे पहली बात तो उजाला है क्या? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया है। अब जो LED बल्ब्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं इस उजाला स्कीम के अंदर, वो इसीलिए प्रोवाइड करे जा रहे हैं ताकि एनर्जी की एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके। इस स्कीम को एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो कि है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। यहाँ पे ये जो एक तरह से स्कीम है इसके अंडर फ्री LED बल्ब्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले जो बल्ब्स यूज होते थे वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। यहाँ पे जो येलो कलर की लाइट के जो बल्ब्स होते थे है ना, तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। अब ये जो LED बल्ब्स हैं वो इतनी ज़्यादा पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं। एक तरह से हमारी कंट्री को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। वो जो गाइडलाइंस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो रूरल एरिया प्लानिंग है बेसिकली, वहाँ के लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, जो कि 2017 के अंदर लॉन्च करी गई थी। रिसेंटली 2021 के अंदर इसको रिवाइज किया गया है। अब रिवाइज करके यहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया है? इन्होंने बोला है कि हम रूरल
रूरल एरिया की जो प्लानिंग है उसको एक तरह से इंप्रूव करने के लिए स्पेशियल मेथड्स भी यूज़ करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी का जो सैटेलाइट्स वगैरह है उसका यूज़ करेंगे ताकि हम रूरल एरिया के अंदर अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्पेशल मेथड्स यूज़ करे जाएंगे रूरल प्लानिंग के लिए तो उसकी वजह से जो लोगों का लैंड यूज़ है एक तरह से वो इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस स्ट्रैटेजी को एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था जिसका नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री। अब एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रैटेजी है क्या? तो यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी को बोला जो कि थी 6x6x6 की स्ट्रैटेजी। ये क्या थी? इन्होंने बोला कि हम 6 इंटरवेंशंस करेंगे, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होंगे और 6 यहाँ पे बेनिफिशरीज को टारगेट किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 6 अलग अलग बेनिफिशरीज को इंक्लूड कर दिया गया। कौन कौन से बेनिफिशरीज थे यहाँ पे? जैसे कि बच्चे हो गए 6 से लेके 59 मंथ्स तक के, उसके बाद 5 से लेके 9 साल तक के बच्चे हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग 6 बेनिफिशरी को अलग अलग टारगेट किया जाएगा कि उनके अंदर जो एनीमिया है उसको रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे 6 इंटरवेंशंस करी जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे लोगों के अंदर जो अलग अलग 6 बीमारियां हैं उसको टारगेट किया जाएगा। जैसे कि कैसे उनको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आयरन की जो टैबलेट्स वगैरह है वो देनी चाहिए जिसकी वजह से जो एनीमिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन द सेम वे डीवर्मिंग कैसे करनी चाहिए, है ना। तो इन 6 अलग अलग जो इंटरवेंशंस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम 6 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टारगेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होगा, है ना, यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो आपने एनीमिया मुक्त स्ट्रैटेजी के बारे में याद रखना है। 6x6x6 जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए। एनीमिया का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो एक तरह से रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें आयरन की कमी हो जाती है, या फिर हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब कि बेसिकली लंग्स से वो सेल्स तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को। तो अगर रेड ब्लड सेल्स ही कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो एक तरह से कैपेसिटी होगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी एनीमिया होता है तो लेजीनेस होने लग जाती है। तो अलग अलग जो यहाँ पे सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेदर इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च करी है। स्कीम का क्या नाम है? इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को कुछ जो फंड है वो एलोकेट किया जाएगा ताकि यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। यहाँ पे जो लेदर इंडस्ट्री के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और एक तरह से लेदर के अलग अलग क्लस्टर्स को बनाया जा सके ताकि एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो लेदर इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। तो आपने इस लेदर इंडस्ट्री के रिलेटेड जो स्कीम है इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नई रोशनी स्कीम के बारे में जो कि 2012 और 13 के अराउंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था। ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली टारगेट करती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो रूरल एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर जो वुमेन है उनको एक तरह से स्किल प्रोवाइड करने के लिए नई रोशनी स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली इस स्कीम के लास्ट 3 इयर्स हैं, इस टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा एलोकेट किया गया है फंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को कवर किया जा सके। इस स्कीम के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि जो वुमेन है उनकी एक तरह से एम्पावरमेंट करी जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग जो NGOs होगी, सिविल सोसाइटीज़ आगी, एक दूसरे के साथ आती हैं। यहाँ पे वुमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कि कैसे वो अपनी स्किल्स को अलग अलग स्कीम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स को भी इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड किया गया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया। वहाँ पे कैसे वुमेन अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पे कैसे जो वुमेन है अपनी स्किल्स को या फिर जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है उसको यूज़ कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूँ मुद्रा के बारे में तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके नाम पे इस मुद्रा को रखा गया है, दैट इज़ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं उसको एक तरह से लोन प्रोवाइड करने के लिए
इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। लेकिन ये जो स्कीम है वो डायरेक्टली छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि बैंक्स और एनबीएफसी के द्वारा लोन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर किसी पर्सन को इन कैटेगरीज के अंदर लोन चाहिए तो वो किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी के अंदर या फिर बैंक के अंदर जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं कि मुझे इस स्कीम के अंडर लोन चाहिए। तो फिर इस स्कीम से ये जो लोन है वो उस बैंक के अंदर आता है, उसके बाद ही इन पर्सनस को मिलता है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज को बनाया गया है, जैसे कि जो शिशु कैटेगरी के अंदर जो लोन है वो 50,000 तक से कम तक का होगा। किशोर कैटेगरी के अंदर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा और तरुण कैटेगरी के अंदर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के बारे में। ये जो प्रोग्राम है रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह से साइन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच में। तो यहाँ पे हमारी सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो उन एक तरह से सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बताई दिए, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर हो गया जो कि 1976 में बना था और ये एक नेशनल थिंक टैंक है जो कि अर्बन अफेयर्स के ऊपर काम करता है। इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि 1971 में बनाई गई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज एक तरह से हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में होने लग गया है। तो एक तरह से हर एक चीज़ जो प्रोजेक्ट बनाना जाना चाहिए वो एक तरह से सस्टेनेबल होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो ऐसी 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इन सेंटर्स को बना रही है। ये सेंटर्स हैं क्या? बेसिकली ये स्मार्ट सेंटर्स हैं ताकि एक सिटी के अंदर कैसे अर्बन प्लानिंग करी जा रही है, कैसे वहाँ पे उनकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे उनको स्मार्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए। तो ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इन सेंटर्स को बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये जो सेंटर्स हैं वो बेस्ड हैं। हर एक जो बेसिकली 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है अभी उन्होंने एक स्कीम को अप्रूव किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो इसलिए लॉन्च करी गई है, 2022 से लेकर 26 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये जो स्कीम है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली है कि कैसे विलेजेस के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, एक तरह से विलेजेस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिलीवरी करवाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके लिए अलग से जो फंड्स वगैरह हैं उसको भी एलोकेट कर दिया गया है। आपने इसकी मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के अंदर होगा क्या, जो भी लोग डिफेंस सर्विसेज का एक तरह से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लेकिन अपनी पूरी जिंदगी जो है वो आर्मी को नहीं देना चाहते या फिर डिफेंस सर्विसेज को नहीं देना चाहते, तो थोड़े टाइम के लिए उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। जैसे कि उनको 3 सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा और उनको बोला जाएगा अग्निवीर। इन द सेम वे इस स्कीम को बोला जाएगा अग्निपथ एंट्री स्कीम। दैट मीन्स यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके ऊपर भी बर्डन नहीं है कि जो भी जैसे आर्मी पर्सनल है जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पेंशन का बर्डन आ जाता है एक तरह से। तो दैट मीन्स यहाँ पे इन लोगों को पेंशन वगैरह नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, और एक तरह से वॉलंटरली वो आर्मी के अंदर भी सर्व कर देंगे, डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी वो सर्व कर देंगे। तो इस पर्पस के लिए टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी के बारे में। तो ये जो मिशन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इस मिशन के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम कैसे बायो रिफाइनरीज को बना सके, कैसे इंटीग्रेट कर सके। जैसे कि आपको पता है हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके अंदर हम एक तरह से बायोफ्यूल्स को हम ब्लेंड करने की बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के साथ। तो दैट मीन्स ये जो बायो रिफाइनरीज होगी यहाँ पे जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा वो ऐसे सोर्सेज से प्रोड्यूस होगा जैसे कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं जैसे क्रॉप्स वगैरह होगी वहाँ से उन फ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा और ऐसे ही हमारी जो फॉसिल फ्यूल की डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक तरह से 10
100% फॉसिल फ्यूल बेस्ड ब्लेंडिंग करने के लिए इस बायो रिफाइनरी का जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के बारे में, जो कि किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के अंदर कोई भी अगर टेलीविजन चैनल है या फिर ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, चाहे रेडियो चैनल हो गया है ना, ब्रॉडकास्ट करने वाला ऐसा कोई भी चैनल है, अगर उसको लाइसेंस चाहिए या फिर परमिशन चाहिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो वो एक सिंगल पोर्टल पर जा सकता है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रैंप स्कीम के बारे में। तो सबसे पहली बात तो रैंप की क्या फुल फॉर्म है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। दैट मीन्स यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक होने की वजह से जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो एक तरह से उनकी एफिशिएंसी को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए और उनके जो सारे लॉसेज हुए हैं उनको कर्ब करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। इवन यहाँ पे कुछ कमिटीज़ बनी थी जिन्होंने इस स्कीम के बारे में बताया था कि आप ऐसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करिए जो कि हमारे एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी कमेटी थी? यूके सिन्हा कमेटी होगी, केवी कामत कमेटी होगी, एंड इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और इकोनॉमिक जो एक तरह से इश्यूज होते हैं उसके ऊपर उनको एडवाइस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो उन्होंने भी रेकमेंड किया था कि एमएसएमई सेक्टर के लिए उनको एक तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया जाना चाहिए। तो इस वजह से ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स जो हमारा सेंटर है वो यहाँ पे फंड वगैरह एलोकेट करेगा। पर इवन यहाँ पे जो स्कीम है वो वर्ल्ड बैंक भी इसको असिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स फंड्स वगैरह एलोकेट करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फास्टर प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक फास्टर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। फास्टर की फुल फॉर्म है यहाँ पे फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। दैट मीन्स यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी डाटा जो है वो हाई कोर्ट में भेजना है या फिर हाई कोर्ट से जो डाटा है, स्टे ऑर्डर्स वगैरह हो गए, बेल ऑर्डर्स वगैरह हो गए, उसको डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो इस पोर्टल को, इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गया है ना, डिजिटल सारा कुछ शिफ्ट कर गया है। तो इन द सेम वे जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, इवन हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो भी डिजिटली अवेलेबल रहें, तो इस चीज के लिए इस फास्टर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इन द सेम वे एक और प्लेटफॉर्म है जो कि है स्पेस प्लेटफॉर्म। स्पेस की यहाँ पे फुल फॉर्म यही है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। दैट मीन्स कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, जो भी जजेस वगैरह हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो इस पोर्टल के अंदर डाल सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक जगह पे उनको मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।